तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हारी दीदी से भी मिलाना। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मेरा तो चेहरा ही खिल गया, लेकिन मैंने जीजू को कहा कि पापा नहीं जाने देंगे। उन्हें कौन कहेगा, तो जीजू बोले कि वह काव्य संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई, और जब जीजू ने काव्या दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूं तो दीदी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने पापा को फोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू शहर के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू पर से नजरें नहीं हटाई। जब जीजू ने पूछा तो मैं बोली कि सच सच बताना जीजू, आप सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे क्या? तभी जीजू मुस्कुराते हुए बोले कि आया तो तुम्हारी, लेकिन किस्मत देखो, तुम्ही को लेकर जा रहा हूं। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे ही जीजू को आई लव यू बोल दिया। मेरे इतना कहते ही जीजू ने एकदम ब्रेक लगा दिए और बोले कि पिया, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अब भी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारा जीजा लगता हूं। तो मैं बोली कि हाँ, इतना मुझे पता है, तभी मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं। फिर मैंने सॉरी बोलकर कहा, चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगी। तभी जीजू बोले कि मैं तो बस तुम्हें। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, आगे से नहीं करूंगी। वही रास्ते पर एक गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था, तो मैं गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत ही पसंद है। इसके बाद आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए। घर पर दीदी के साथ उनकी सहेली बैठी थी, जो उन्हें अस्पताल से चेक करवा कर लाई थी। मुझे देखकर काव्या दीदी बहुत ही खुश हुई। जीजू ने जाते ही दीदी को डांट लगानी शुरू कर दी कि तुम्हें कितनी बार बोला है, काव्या धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। इसके बाद जीजू वहीं बैठ गए और मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं रसोई में सभी के लिए पोहे बना रही थी, क्योंकि दोपहर में सभी को भूख लग गई थी। तभी रसोई में जीजू भी आ गए और वह बहुत ही खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी का कारण पूछा तो वो बोले कि पिया, तुम जितनी अच्छी बाहर से हो, उससे लाख गुना अच्छी अंदर से हो। तभी मैंने कहा कि जीजू, वो तो मैं पहले से ही हूं। तो जीजू बोले कि लेकिन मैंने तो आज ही देखा है तुम्हें बुरी नजर से बचाने वाले तिल, और जब तुम तब जाकर मैं समझी कि आज तो जीजू में लाइव दर्शन ही किए हैं, क्योंकि बाथरूम में एक खिड़की भी थी। तभी मैंने आंखें चढ़ाते हुए कहा कि जीजू, दीदी सच ही बोलती है कि आप बड़े बदमाश हो, कभी नहीं सुधरोगे। तभी जीजू मेरी तारीफ करते हुए बोले कि आप जैसी साली साहिबा साथ हो तो मैं सुधर कर क्या करूंगा। फिर मैंने जीजू को कहा कि चलिए अब जल्दी से दीदी के रूम में चलिए, नाश्ता कर लेते हैं। तो जीजू बोले कि नाश्ता वास्ता छोड़ो, बाद में कर लेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम्हें ऐसे देखा है, मुझसे तो एक पल भी नहीं रुका जा रहा। फिर जीजू ने मेरे हाथ से नाश्ते की थाली छुड़ाई और मुझे ले जाने लगे। तो मैंने जीजू को रोका कि अरे जीजू, छोड़िए ना, आप तो बहुत जिद करते हैं। आपको नहीं पता कि घर में दीदी भी है और वह जाग रही है, इतनी भी क्या जल्दी है, शाम को कर लेंगे ना। अगर दीदी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जीजू बोले कि कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम चलो, तुम्ही ने तो कहा था कि सिर्फ आधे घंटे की ही बात है। लेकिन तभी दीदी ने आवाज मार ही दी कि दोनों रसोई में ही लड़ते रहोगे या नाश्ता भी लेकर आओगे, मुझे भूख लग रही है। तब जाकर जीजू माने कि चलो, अब जज साहब का आर्डर आ गया है तो फिर शाम को ही करेंगे। और हम नाश्ता लेकर दीदी के रूम में आ गए। आते ही दीदी ने कहा कि अर्नव, इतना क्यों परेशान करते हो बेचारी को। दीदी के इतना बोलते ही मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि दीदी, यह मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, हर वक्त मुझे छेड़ते रहते हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। तभी जीजू दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि अच्छा बाबा, आज से सारी मजाक मस्ती बंद। ठीक, अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद जीजू नहाने चले गए तथा मैं और दीदी उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गए। शाम को मैंने फर्श पर पोछा लगा दिया तथा थोड़ा बहुत काम करके दीदी को आंगन में टहलाने लगी। तभी जीजू बोले कि पिया, मैं बाजार जा रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगाना है तो बता दो। तभी मैं जीजू से मजाक करते हुए बोली कि घर का सामान तो पूरा है,
लेकिन आते वक्त मेरे लिए गुलाब जामुन ज़रूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। तभी जीजू बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो, आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही ले आऊंगा। इतना सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई थी। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली कि मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए, अब साली आई है तो उनकी इतनी सेवा हो रही है। तभी जीजू बोले कि अब मुझे आज्ञा दो रानी साहिबा, वरना यही रात हो जाएगी। जीजू के बाजार जाने के बाद हम टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगे। फिर रात के 8 बजे के करीब जीजू वापस आ गए थे, तो आते वक्त मिठाइयाँ तथा खाना भी ले आए। इसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया तथा जीजू ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजू दीदी को रूम में ले गए तथा उन्हें दवाइयाँ दे दी और उनका सर दबाने लगे। जीजू के साथ बात करते करते दीदी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि साथ में दवाइयों का असर भी था। दीदी को सुलाने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए। मैं बैठी हुई जीजू का ही इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर मैं बोली कि 10 मिनट और ना आते तो मैं भी तुम्हें सोई हुई मिलती। तो जीजू बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं वैसे भी जगा ही लेता। फिर वह बोले कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूं। ऐसा बोलकर वह रसोई में चले गए और फ्रिज में से एक बियर की बोतल लेकर आए। तो जब मैंने जीजू से पूछा कि यह क्या है, तो वह बोले कि कुछ नहीं, बस स्वास्थ्य के लिए ठंडी होती है और थोड़ी सी पी लोगी तो तुम्हें घबराहट भी महसूस नहीं होगी। तभी मैंने जीजू को मना कर दिया कि नहीं जीजू, यह सब मैं नहीं पीऊंगी। अगर आपको नहीं लेनी तो मत लो, मैंने आज तक नहीं पी, और पापा भी कहते हैं कि शराब तो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तभी जीजू बोले कि अरे पगली, तुम कौन से जमाने में जी रही हो, यह तो बस नॉर्मल बियर है, इससे कुछ नहीं होता। और तुमने तो देखा ही होगा कि आजकल की लड़कियां भी पीती हैं। इसके बाद जीजू ने मुझे पिला ही दी। वैसे मेरी फर्स्ट टाइम थी तो थोड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन उसे पीने के बाद सारी घबराहट मानो उड़ गई हो। इसके बाद जीजू ने पूजा स्टार्ट कर दी। जीजू बोल रहे थे कि हवन कुंड का साइज तो बहुत छोटा है पिया। तभी मैंने जीजू से कहा कि जीजू, यह तो और भी अच्छा है ना, पुजारियों को छोटा हवन कुंड ही पसंद आता है। इसके बाद जीजू ने आधे घंटे तक पूजा की और उसके बाद थक गए। जीजू ने गंगा जल मेरे ऊपर ही छिड़क दिया था, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। मैंने जीजू को बोला भी कि कम से कम इसे तो ऊपर न छिड़कते, तो जीजू बोले कि क्या करूं, पिया गिर गया। इसके बाद जीजू अपने कमरे में चले गए तथा मैं नहाकर सो गई। रात को तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन सुबह मुझे पता चला, क्योंकि मुझे मीठा मीठा दर्द हो रहा था। इसके बाद मेरा और जीजू का रोज का काम हो गया था। हमें पूजा किए बिना नींद ही नहीं आती थी। उधर दीदी भी बीमार थी, तो जीजू भी मेरे ऊपर डिपेंड हो गए थे। मैंने 10-15 दिनों तक जीजू के साथ खूब मजे किए, और इतने में दीदी भी वापस ठीक हो गई थी। इसके बाद जीजू मुझे वापस गांव छोड़ आए थे। फिर 2 दिनों बाद जीजू का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि पिया, दरअसल तुम्हारी दीदी को सब कुछ पता चल गया था। वह तो तुम्हारी खातिर कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं कल घर आया तो उसने मुझे बहुत डांटा और मुझसे बात भी नहीं की। वैसे मैंने काव्या को मना लिया है, लेकिन प्लीज अब तुम भी वह सारी बातें दिमाग से निकाल देना। यह सुनकर मैं भी डर गई थी, लेकिन काव्या दीदी दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन कर लिया और उनसे माफ़ी मांग ली। दीदी बोली कि कोई बात नहीं पिया, तुम तो बच्ची थी, गलती तो इनकी ही है, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया है, आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तुम घर पर भी कुछ मत बताना, वरना मम्मी पापा भी परेशान होंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और दीदी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जीजू में भले ही लाख कमियां थीं, लेकिन वह काव्या दीदी की हर बात मानते थे।